हाँ भी सभी को गुड मॉर्निंग। जो रह गए जल्दी से लाइव आ जाइए। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नदियां। नदियों में हमने कर ली थी, सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया, और प्रायद्वीपीय भारत में हमने 5 नदियां कर ली थी। नर्मदा, ताप्ती, स्वर्णरेखा, महानदी और गोदावरी। आज हम बात करते हैं कृष्णा की। महाराष्ट्र से चलेगी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जाकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, नदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी। तो इसकी सहायक आती है कर्नाटक से। कर्नाटक से चलेगी, केरल में आकर दोनों मिल जाएगी, और मिलने के बाद दोनों नदी कृष्णा में मिल जाएगी आकर। फिर एक का नाम है तुंगा और एक का नाम है भद्रा। एक तुंगा और एक भद्रा। एक तुंगा नदी है और एक है भद्रा नदी। एक तुंगा है और एक है भद्रा। हाँ भाई, क्या बात हो गई? संगीता जी, कल क्लास नहीं हो पाई थी। इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से कहा जाता है तुंगभद्रा। दोनों नदियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तुंगभद्रा कहा जाता है। फिर इससे नीचे जाते हैं अगर हम, और दक्षिण में, तो देखिए एक नदी इधर से कर्नाटक से चलेगी। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ही बहेगी वो। कर्नाटक, फिर तमिलनाडु में गई, फिर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा में बहती है। नदी का नाम है पेनार। नदी का नाम पेनार। लास्ट मुख्य बड़ी नदी जो है वो कर्नाटक से चलेगी, की नदी में गिरती। नदी का नाम है कावेरी। इसे कहा जाता है भारत की। दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा का नाम आता तो कौन सी होती? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा पूछी जाएगी तो आएगी कौन सी? दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ ले तो आती है कौन सी? कावेरी। दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा पूछते हैं अगर हमसे, तो नाम गोदावरी रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछ ले तो कावेरी। और फिर इस बाद में एक छोटी सी नदी और आती है, बिल्कुल छोटी सी नदी, वेगाई। जी, वेगाई। तो ये इतनी नदियां हैं। इन नदियों को आप
बना लीजिए। उसके बाद पहले डायग्राम नक्शे में इन नदियों को बना लीजिए, फिर हम करते हैं इनका उद्गम और इनकी उपस्थिति पॉइंट। हाँ, जल्दी से फिलअप कर लीजिए। अब ये नदियां बन गई। इसके बाद चलिए आप पीडीएफ देखिए, इस ऐप के अंदर ही मिलेगी आपको, क्लास के साथ ही, जहां पर क्लास है वहीं पर इसकी पीडीएफ भी अपलोड होती है साथ में। चलिए इनका उद्गम देखते हैं हम। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी से। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होगा? महाबलेश्वर चोटी से होगा। उसके बाद तुंगा और भद्रा। तुंगा तय तुंगा गए गंगमूल, गंगमूल चोटी। भद्रा का काडूर चोटी। भद्रा का काडूर चोटी से उद्गम होता है। और ये दोनों ही चोटियां जो है ये पश्चिमी घाट पर है। दोनों ही चोटियां कहां पर है? पश्चिमी घाट पर। दोनों चोटियां पश्चिमी घाट पर। ये पेनार का उद्गम होता है नंदीदुर्ग पहाड़ी से। नंदीदुर्ग पहाड़ी से। कावेरी का उद्गम होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी लिख दीजिए। ब्रह्मगिरी से उद्गम होता है कावेरी का। ये तो हो गया इन प्रमुख नदियों का उद्गम। अब बात करते हैं इनके ऊपर जो प्रमुख पॉइंट है वो।
नक्शे कहीं से भी ले लीजिए, इंडिया के मैप आपको हर जगह मिल जाएंगे। किसी भी शॉप पर जाकर आप बोलोगे बुक शॉप पर कि इंडिया के मैप दे दो, तो वहां से मिल जाएंगे आपको। इसे आप इसके बुकलेट नक्शों के अंदर ही इसके अलग से आप सोच रहे हो कि किसी नोट्स बनाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। या खुद नक्शा हाथ से बनाइए तभी पॉसिबल है। एक तो आता है संतारा। संतारा क्या था? 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी, गोद निषेध नीति। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का शिकार होने वाली पहली रियासत अगर कोई थी वो कौन सी थी? संतारा थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की या राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाली पहली रियासत संतारा थी। और 1857 की क्रांति में दक्षिण भारत एकमात्र केंद्र जो क्रांति का केंद्र था वो कौन सा था? संतारा था। और यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था रंगोजी बापू ने। रंगोजी बापू। अब अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो दक्षिण भारत में इनका एक ही केंद्र था, तो इन्होंने नेतृत्व किया यहां पर। तो दक्षिण भारत का पूछेंगे तो नाम किसका आएगा? रंगोजी बापू का। रंगोजी बापू जो थे ये पेशवा के, जो पेशवा होते थे उन पेशवा के ये सलाहकार थे। रंगोजी बापू जो थे वे संतारा में पेशवा को निर्वासित कर दिया था और उसी पेशवा के सलाहकार रहे थे रंगोजी बापू। 1800 क्रांति की योजना बनाने में भी इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद कर्नाटक में इस पर आता है एक बांध, माटी बांध। कर्नाटक में कौन सा बांध आ गया इस पर? अलमाटी बांध। कर्नाटक में आ गया इस पर अलमाटी बांध। तमिलनाडु में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर इस पर है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है इस पर नागार्जुन सागर बांध जो है। अधिकतर हिस्सा तमिलनाडु में इसका वैसे तो। आंध्र प्रदेश में इस पर एक नगर आता है विजयवाड़ा। और फिर ये नदी अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो है 1401 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। इसके बाद देखिए ये होगी हमारी कौन सी नदी? कृष्णा नदी। फिर आती है तुंगा और भद्रा। तुंगा और भद्रा दोनों नदियां मिल जाती है आपस में, जो मिलती है वो स्थान है कुरनूल।
जहां पर मिलती है वो स्थान कौन सा है? कुरनूल। कुरनूल नामक स्थान पर मिल जाती है और उसके बाद दोनों एक साथ बहकर नाम हो जाता है दोनों का मिलकर तुंग भद्रा। और तुंगभद्रा नदी की लंबाई है 331 किलोमीटर। कुरनूल से कृष्णा तक इसकी लंबाई होगी 331। पेनार के अंदर कुछ नहीं, केवल लंबाई याद रखनी है इसकी। इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर। फिर आती है महत्वपूर्ण नदी हमारी कौन सी? कावेरी। कावेरी नदी पर देखिए, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम बांध व जलप्रपात, और यहीं पर शिव समुद्रम पर ही बनी हुई है। बांध है तो जाहिर सी बात है जल विद्युत भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है वो प्रथम बड़ी वृहद जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? शिव समुद्रम बांध जो परियोजना है यही भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। जबकि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? भारत की सबसे बड़ी हाँ, ये विजयवाड़ा के पास ही आकर मिल रही है। तुंगभद्रा नदी विजयवाड़ा के पास में आकर मिल जाती है कृष्णा में। ये तो पहली होगी बड़ी। ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? लिखवाया हुआ है मेरा आपको। किसी को नहीं पता? दामोदर, विनीता मीना दामोदर, गलत है आपका आंसर। चलिए मैं बता देता हूं, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हमने की थी ऊपर, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा था? टिहरी बांध था। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी होगी? टिहरी। फिर इसके ऊपर दूसरा प्रसिद्ध नगर आता है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कभी हैदर अली और टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर की राजधानी हुआ करता था। अमरूजी, अगर आप साथ साथ में नक्शे वाली बुकलेट रखोगे तो सारा समझ में आएगा, लेकिन आप बिना नक्शे के करोगे तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। तो कावेरी नदी पर देखिए, उद्गम हुआ ब्रह्मगिरी चोटी से। केरल में इस पर 2 पॉइंट थे, शिव समुद्रम बांध व जलप्रपात। और शिव समुद्रम बांध है ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना। दूसरा आता है श्रीरंगपट्टनम द्वीप। श्रीरंगपट्टनम में द्वीप, और ये श्रीरंगपट्टनम द्वीप ही कभी मैसूर की राजधानी हुआ था। मैसूर की राजधानी हुआ करता था श्रीरंगपट्टनम में द्वीप जो है वो। उसके बाद
तमिलनाडु में इसके ऊपर है मेटूर बांध। और एक नगर और आ जाता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली नगर। और फिर ये नदी अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी, इसकी लंबाई याद रखनी है हमें 760 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। और फिर वेगाई के बारे में एक ही बात याद रखोगे, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली अंतिम नदी। ये किसके बारे में बात है? वेगाई। वेगाई नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली अंतिम नदी है। तो ये आज वाली 3 नदियां हो गई। जो 3-4 नदियां बची हुई थी हमारी, तो ये नदियां प्रमुख प्रमुख नदियां हो हमारी। चल रही है बात। अब चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले इधर नदी आई थी कौन सी? सारी नदियां एक बार वापस बना रहा हूं इकट्ठी मैं। स्वर्ण रेखा। कौन सी आई थी? स्वर्ण रेखा। फिर यहां से आई थी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में महानदी। महानदी। फिर इधर महाराष्ट्र से आई थी गोदावरी। फिर एक और महाराष्ट्र से नदी आई थी कौन सी? कृष्णा। फिर 2 नदियां मिलकर आई थी ऊपर वाली थी तुंगा और नीचे वाली थी भद्रा। दोनों की संयुक्त शाखा कहला रही थी तुंगभद्रा। फिर इस साइड से एक नदी आई थी इसे पेनार। पेनार के बाद एक प्रमुख नदी और बनाई थी हमने यहाँ पर, कावेरी। और फिर लास्ट नदी जो बनाई थी हमने
पोथिगई। हाँ सही है। चलिए अब देखो, एक तो पूछा जाता है इनका प्रायद्वीप पे भारत की नदियों का, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। कौन सा क्रम है? उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण क्रम करेंगे तो देखो सबसे पहले कौन सी आ रही है? स्वर्ण रेखा। फिर आ जाएगी महानदी। फिर आ जाएगी गोदावरी। फिर आ जाएगी कृष्णा। फिर आ जाएगी तुंगभद्रा। फिर आएगी पेनार। फिर आएगी कावेरी। और लास्ट में आ जाएगी वेगाई। एक तो ये क्वेश्चन आता है उत्तर से दक्षिण क्रम। दोबारा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बस सारी नदियां उस समय हमने दो 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 नक्शों में की थी। अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन नदियों का क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण क्रम आ गया स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी और वेगाई। इसके बाद आता है, दो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना ये। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम बताइए। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? नंबर एक पर आती है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। नंबर दो पर आती है कृष्णा, 1401। नंबर तीन पर आती है नर्मदा, 1312। नंबर चार पर आएगी महानदी, 815। नंबर पांच पर आती है कावेरी, 760। या कई जगह लिखा मिल जाएगा आपको 810 भी। नया आंकड़ा 810, नई बुकों में 810 लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन चाहे 810 हो चाहे 760 हो, क्रम में अंतर नहीं आने वाला, क्यों कावेरी के बाद आ जाएगी अगर हम आती है तो। देखते हैं हम ताप्ती, 724।
उसके बाद आ जाती है पेनार 597। तो ये क्रम हो गया हमारा किसका, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। ये क्रम था प्रायद्वीपीय भारत की। इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अवरोही क्रम बताइए। अब देखने में दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें भी पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम, उसमें भी प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का लंबाई के आधार पर नदियों का लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम बताइए। देखने में दोनों एक जैसे से लगेंगे, लेकिन इसमें एक शब्द आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, और इसी वजह से इसका आंसर बदल जाएगा। हाँ, इधर 6 नंबर ताप्ती थी। देखिए कौन कौन सी आती है। नंबर 1 पर आती है इधर, फिर नंबर 1 वही रहेगी गोदावरी, 1465। नंबर 2 वही रहेगी कृष्णा, 1401। नंबर 3 बदल जाएगी इस बार, नर्मदा नहीं, नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, अरब सागर में जाती, इसलिए सीधा आ जाएगी कौन सी, महानदी, 815। फिर चौथे पर आ जाती है कावेरी, 760 या 810। और पांचवें पर आती है फिर पेनार, 597। ये दो क्वेश्चन कई बार आते हैं घूम फिर कर। हाँ भी, गुड मॉर्निंग। इसके बाद नदियों के बाद आते हैं, हम बात करेंगे झीलों की।
इनके नोट्स भी अपने करेंगे साथ साथ में। पीडीएफ जो है, पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हो। कोर्स पूरा होने में लगभग 10 से 15 दिन चलेगा अपना कोर्स ये। अब बात करते हैं अपने झीलें वगैरह जो रह गई हमारी, नदियां हो गई, यानी कि अपवाह तंत्र का मुख्य हिस्सा नदियां थी। अब अन्य जो बातें रह गई है वो हम पीपीटी के माध्यम से स्पीडली कर लेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने आराम से नक्शे में कर ली है। अब कुछ बातें और रह गई तो हम पीपीटी के माध्यम से करेंगे। देखिए, और हाँ, एक बात और याद रख लीजिए, हिमालय से पार, हिमालय के पार से आने वाली, हिमालय के पार से आने वाली नदियां कौन सी है? सीधा सा एक क्वेश्चन है, हिमालय के पार से आने वाली नदियां कौन सी है? हिमालय के पार से आने वाली नदियां कौन सी? इस क्वेश्चन को घुमा फिराकर ऐसी नदियां जो जिनका उद्गम हिमालय की दूसरी तरफ से होता है और वो भारत में होती है, यानी कि घुमा फिराकर किसी भी प्रकार दे सकते हैं, घुमा फिराकर किसी भी प्रकार दे सकते हैं आपको। हिमालय के पार से आने वाली नदियां कौन सी है? तो देखिए, इसमें 3 नदियां हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, और डी होगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। तो हिमालय के पार से, हिमालय की दूसरी तरफ से आने वाली नदियां कौन सी है? कितने दिन तक रहेगी क्लास रिकॉर्डेड में? अच्छा, रिकॉर्डेड में जैसे जब तक आपका बैच चलेगा, जो भी आपका बैच जिस समय आपने लिया था, जिसकी जितनी अवधि है उतने समय तक इसमें आपकी क्लासें रिकॉर्डेड में रहेगी। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना, कई बार आ चुका है, हिमालय के पार से आने वाली नदियां कौन सी है, या ऐसी नदियां जिनका उद्गम हिमालय की दूसरी तरफ होता है फिर भी वो भारत में आ जाती है, या हिमालय को काटती हुई भारत में आती है। तो इस किसी भी प्रकार आए घुमा फिराकर क्वेश्चन, हिमालय की दूसरी तरफ से जो भी नदी आएगी वो 3 सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और इन तीनों की खास बात है कि इन तीनों का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है।
इन तीनों का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास है। इन तीनों का उद्गम मानसरोवर झील के पास होगा। तो ये तीन नदियां ऐसी है जो हिमालय के पार से आती है। अब आते हैं हम हमारे उस टॉपिक पर। दो बातें तो ये अभी जो हमने लिखी थी वही है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम वही महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, केवारी, कावेरी और वेगाई। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के अनुसार पर घटता क्रम, तो ये भी अभी ने अभी किया था। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। हमने एक क्वेश्चन और लिखा था, प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का भी लंबाई के आधार पर हमने क्रम लिखा था। अब देखिए भारत के कुछ प्रमुख जल विवाद है। भारत के प्रमुख जल विवाद, तो जल विवाद कौन कौन से देखिए। कावेरी, कावेरी कहां पर बहती है? तमिलनाडु और कर्नाटक में। इसके साथ साथ एक केरल और एक पुडुचेरी, दो और जोड़ देना। जब विवाद की बात आएगी तो कावेरी का विवाद 4 राज्यों के मध्य चल रहा है। तो कावेरी नदी का विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। कृष्णा नदी जहां जहां बहती है, देखो कहां से चलती है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। तो जहां जहां पर कृष्णा नदी जा रही है वहां वहां पर कृष्णा नदी का विवाद, और विवाद का मुख्य कारण है अलमाटी बांध। विवाद प्रमुख कारण अलमाटी बांध। यमुना नदी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बहती है, यहां पर इसका प्रमुख विवाद है। पेरियार नदी आएगी एक तमिलनाडु और केरल में। सतलज यमुना लिंक चैनल, सतलज कहां पर है? पंजाब में। यमुना हरियाणा के, इनके बीच में एक लिंक चैनल बनाए गए इन दोनों को जोड़ने के लिए। उस लिंक चैनल को लेकर पंजाब और हरियाणा में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। देखो वैसे तो हमने ये कर ही लिए थे, नदियों के किनारे बसे नगर। नदियों के किनारे बसे नगर। इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से देख सीधा नोट कर लेना, हम स्पीडली कर लेते हैं। जो मेन बातें थी वो हमने नक्शे में कर ली। अब जो बच गई है वो हम, और लगभग हम कर चुके हैं पहले। देखो बद्रीनाथ हमने आगरा लिखा था, किस नदी किनारे है? यमुना के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा के। इलाहाबाद जिसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया? प्रयागराज, गंगा यमुना के संगम पर हमने कर रखे थे। दिल्ली यमुना पर है। फिरोजपुर सतलज पर हमने किया था। हरिद्वार गंगा नदी, कानपुर गंगा, कुरनूल तुंगभद्रा, कोवा घाट ब्रह्मपुत्र, पटना गंगा नदी, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, सूरत ताप्ती नदी के किनारे। ये लगभग पॉइंट हमारे हो चुके हैं। हाँ जो इंपॉर्टेंट है, गोवा कौन सी नदी के किनारे है? मांडवी। अयोध्या सरयू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। गोवा मांडवी नदी के किनारे है और
अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कोलकाता हुगली के किनारे लिखा था हमने। लखनऊ गोमती के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे हमने किया था। कोट्टा चंबल कटक महानदी नासिक गोदावरी संबलपुर महानदी श्रीरंगपट्टनम कावेरी जौनपुर गोमती हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। एक ये और याद रख लेना, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद जो है वो। मथुरा यमुना नदी के किनारे लिखा था हमने ये सारे नाम। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा और खारकोई संगम था। स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी के मध्य स्थित है जमशेदपुर। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। बरेली जो है ये रामगंगा के किनारे। लगभग देखिए हमने ओरछा बेतवा के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किसके किनारे है? शिप्रा। वाराणसी गंगा के किनारे। लुधियाना सतलज। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। ये सारे के सारे पॉइंट हमें अपवाह तंत्र के अंदर कर चुके हैं। अब आती है महत्वपूर्ण बात, विश्व की सबसे स्वच्छ नदी जो है वो कौन सी है? टेम्स नदी है। विश्व की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? टेम्स। जो कहां पर है? लंदन। जिसके किनारे? लंदन। तो भारत की सबसे स्वच्छ नदी है उमगोट नदी। उमगोट नदी या इसी को बोलते हैं उमियम। उमियम नदी इस पर बनी हुई है। उमियम नदी पर ही बनी हुई है उमियम नदी, और इसी पर बनी हुई है उमियम झील। तो ये उमियम नदी पर है, तो ये भी झील भारत की सबसे स्वच्छ झील हो जाएगी। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी, जो नदी है वो है दामोदर नदी। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जाता है लोगों का अवशिष्ट। हाँ, पीडीएफ निकल जाएगी, पीडीएफ के नोट्स निकल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों की। भारत की प्रमुख झीलें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर देखो, एक तो कौन सी है? डल झील। एक कौन सी है? बुल्लर झील। डल झील के बारे में हमने चर्चा की थी। हाँ, डायमंड हार्बर हुगली। दामोदर नदी डायमंड हार्बर नामक स्थान पर हुगली में मिल जाती है। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट है ये। डल झील के बारे में हमने बात की थी। ये कौन सी नदी पर थी? झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर थी ये?
झेलम नदी पर थी, डल झील भी और वुल्लर झील ये भी किस पर थी, झेलम। डल झील के बारे में हमने बात की थी, इसका पानी सर्दियों में अक्सर जम जाता है। डल झील का पानी सर्दियों में अक्सर जम जाता है, जबकि वुल्लर झील जो थी ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील थी, प्राकृतिक झील थी। इस झील का निर्माण भूपृष्ठ के नीचे धंसने के कारण हुआ था। तो दो झीलें तो हम कर चुके थे, डल और वुल्लर झील, दोनों झेलम नदी पर थी। फिर सारे नाग नागिन, जितने भी नाग नागिन होंगे, नाग और नागिन जो होंगे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, देखो वेरी नाग, शेष नाग, वेरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, अनंत नाग, और फिर नागिन। तो बेरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग और नागिन। नाग नागिन होंगे तो मानस को क्या मिलेगा, बल। तो मानस बल झील और माने सर झील, ये भी कहां पर है, संजय जी कौन से नोट्सों में करेक्शन है, मैंने जो लिखवाए थे वो इंडिया के हैं, राजस्थान में करेक्शन वाला पार्ट। पंजाब, पंजाब के अंदर कौन सी झील आती है, गोविंद सागर। पंजाब और हिमाचल दोनों पर गोविंद सागर झील है, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाकर। कौन सा, भाखड़ा बांध जो था, उस भाखड़ा बांध का जलाशय जो है वही है गोविंद सागर झील। मैंने कहा था जितने भी बांध है वो सारे के सारे चंद्र जी, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। बस मेरा कार्य करवाना है, मैं बस से आपको कंप्लीटली करवाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करवाऊंगा, जितना मैटर ज्यादा दे सकता हूँ उतना। इंपॉर्टेंट मैटर, ये नहीं कि हाँ सारा, जो इंपॉर्टेंट है वही ज्यादा पार्ट रहेगा आपका। फिर राजस्थान, राजस्थान वाली झीलें तो राजस्थान में बहुत डिटेल से हो जाती है, इसलिए केवल नाम नाम बोल रहा हूं मैं। सांबर, लूनकर सर, पंचभद्रा, डीडवाना, ये तो आ गई खारे जल की। पिछोला, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, अजीत सागर, सिलीसेड, बालसमंद, पुष्कर, नक्की झीलें। नक्की झील जो है इसका पानी भी सर्दियों में अक्सर जम जाता है। नक्की झील का पानी भी और डल झील, ये दो झीलें भारत में से जिनका पानी सर्दियों में अक्सर जम जाता है। आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील जो बुधलाना, बुलधाना नहीं, बुधलाना, बुधलाना में है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील है, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील है। जून 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जून 2020 में यहां पर एक जीव की उपस्थिति देखी गई, हार्लो अर्चिया। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है ये। इस जीव की उपस्थिति के कारण क्या हो रहा है, इस झील के पानी का रंग कैसा हो रहा है, गुलाबी। इस जीव की उपस्थिति के कारण इस झील का जो पानी है वो कैसा हो रहा है, गुलाबी हो रहा है। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी आपकी 15 नंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हार्लो अर्चिया नामक जीव है, ये अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये हमारे लिए।
इस झील के कारण महाराष्ट्र की लोनार झील के जल जो है उसका पानी का रंग कैसा हो रहा है, गुलाबी। केरल में आगे चिनार झील, अष्टमुद्दी और वेम्बानड झील। वेम्बानड झील जो है इसके अंदर एक द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप, जो सबसे छोटा, कभी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था 47A, वो इसी झील के ऊपर, वेलिंगटन द्वीप पर। तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH 44। उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर जो हमारा, वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आंध्र प्रदेश में आती है कोलेरू झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये किस प्रकार की झील है, एक प्रकार की लेगून झील है। लेगून झील क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। ये 2-4 झीलें रहेगी, फिर आगे मैं लिखकर छोड़ देता हूं। पहली लेगून झील के ऊपर हमें चर्चा करनी है, इसलिए पुलिकट झील के अंदर एक बेरियर टापू है। कौन सा टापू है, बेरियर टापू, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में आती है, और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में एक बेरियर टापू, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि इसी श्री हरिकोटा से हमने भेजा था अभी अभी हाल ही में चंद्रयान 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, श्रीकोटा द्वीप से ही इसरो का ये एक केंद्र है। यहां से इसरो अपने सारे जितने भी अपने उपग्रह भेजने होते हैं वो लगभग यहीं से भेजते हैं। उड़ीसा में आती है चिल्का झील, ये भी लेगून या लेगून बोल दीजिए या अनूप बोल दीजिए, एक ही बात है। फिर आती है मेघालय की उमियम या बारह पानी झील या नोगट वाइलेम झील। मणिपुर की बहुत ही प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। एक ही झील याद रखनी, मणिपुर में लोकटक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कटक ओडिशा में है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कटक ओडिशा में है, तो लोकटक कहां पर है, कटक ओडिशा में है तो लोकटक कहां पर है, तो लोकटक कहां पर है, मणिपुर में। और इसमें विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, केबुल लामजाओ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केबुल लामजाओ एकमात्र 13वां उद्यान है ये। फिर सिक्किम, सिक्किम के अंदर आती है चूलामू या चूलहेमू झील। ये भारत की सबसे ऊंची झील, जिसकी ऊंचाई जो है वो है या तो 18,000 फीट समझ लीजिए, या 5486 मीटर। बिहार के अंदर आती है काबरा या काबरताल झील, जबकि उत्तर प्रदेश में सुर सरोवर, किथम, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो रिहंद नदी पर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी पर स्थित है। अब जितने भी ताल है वो सारे के सारे, एक को छोड़कर सारे ताल आ जाएंगे उत्तराखंड में। जितने भी ताल है, मैंने कहा जितने भी ताल, ताल नैनीताल, राकस ताल, माना ताल, सात ताल, खुरपा ताल, नौचुकिया ताल, देव ताल, भीम ताल, ये सारे के सारे ताल, जितने भी ताल है। हाँ, सूर्य पर आदित्य वन, सूर्य पर आदित्य वन भेजा जा रहा है, अभी उसकी प्लानिंग चल रही है। तो उत्तराखंड में जितने भी ताल है सारे के सारे, पर आगे एक ताल चंद्रा ताल को छोड़कर,
ताल सारे के सारे कहां पर है? उत्तराखंड में है। नैनीताल, राकसताल, मन्नाताल, सात ताल, खुरपा ताल, नौचुकिया ताल, भीमताल और देवताल। यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है गोहना झील। गोहना झील के साथ क्या हुआ? 1893 में आए भूस्खलन से हुआ था इसका निर्माण। उत्तराखंड में एक और आ जाती है पंचपोखरी। पंचपोखरी झील जो कभी भारत की सबसे ऊंची झील हुआ करती थी, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में तो चू लहमू झील है सिक्किम वाली। हिमाचल में देव चंद्राताल और गोविंद सागर। गोविंद सागर झील अभी हमने चर्चा की थी, पंजाब और हिमाचल दोनों में फैली हुई है ये। और तेलंगाना में आ जाती है हुसैन सागर, हिदायत सागर और नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर तो बांध था। एक बात याद रखना, जितने भी बांध है वो सारे कृत्रिम झील है। जितने भी बांध है वो सारे के सारे क्या है? कृत्रिम झील है। अच्छा, आज भेज दिया क्या 11:50 पर? के बाद देखिए झीलें होगी। अब हम बात करते हैं लेगून झील क्या होती है। इनको एक तो लेगून नाम देते हैं या इनका नाम आ जाता है अनूप। लेगून या अनूप झीलें। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए कंप्लीट है संजय कुमार जी। RSSI कंप्लीटली डिटेल से हम इंडिया ज्योग्राफी कर रहे हैं। जो आपका RSSI का एग्जाम है वो भी यहाँ पर आपका कवर हो रहा है। RSSI को ही टारगेट करके, RS के एग्जाम को टारगेट करके किया जा रहा है, जिसमें अपने आप दिल्ली पुलिस है, इंडिया ज्योग्राफी जहां पर भी आ रही है वो सारे एग्जाम की यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो अनूप और लेगुन झीलें क्या होती देखिए। मान लो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये है समुंदर। हमारा तट रेखा आ गया, स्थल भाग, और ये कौन सा आ गया? समुद्री हिस्सा। ये क्या होता है? समुद्र में आते हैं ज्वार और भाटा। समुद्र में क्या आते हैं? ज्वार और भाटा। ज्वार आता है तो समुद्र का जल ऊंचा उठता है, और भाटा आता है तो समुद्र का जल नीचे गिरता है। ज्वार में ऊपर उठेगा और भाटा में नीचे गिरेगा, यानी कि वापस नीचे बैठेगा। तो जैसे ही ज्वार आए तो ये जल क्या करता है? स्थल खंड के अंदर तक आ जाता है। ऊपर उठेगा तो इसका मतलब ये जो भाग होता है ये क्या होता है? इसे तिरछा होता है, ढाल होता है समुद्र की ओर। तो ये जल क्या होता है? इस भाग के अंदर की ओर आ जाता है, यानी कि स्थल खंड से स्थल भाग के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब स्थल भाग के अंदर प्रवेश कर गया, वापस जब जाता है तो यहां से कचरा उठाकर ले जाता है और समुद्र के पास ही इस कचरे को क्या कर देता है? जमा। अंदर लेकर नहीं जाएगा, बस किनारे पर अंदर से लाएगा, किनारे के पास क्या कर दिया? कचरे को जमा। और कचरा धीरे धीरे जमा होता गया, होता गया, होता गया, और एक पुल बन गया इनके लिए, सेतु बन गया या बांध बन गया, बांध का काम करता है। और ये जो समुद्र का जल था ये अब तलखंड के अंदर आ तो गया लेकिन वापस से नहीं जा पाया। तो ऐसी झीलें जो होती है वो क्या होती है? इनकी पानी तो समुद्र का ही है, स्थल खंड के किनारे पर होगी। जैसे ही लेगून या अनूप झील का नाम है, समझ लेना कि झील कहां पर है? बिल्कुल किनारे के ऊपर स्थित है। लेगून या अनूप झीलें सर्वाधिक संख्या में जो पाई जाती है भारत में। सर्वाधिक लेगून झीलें कहां पर है? केरल में।
सर्वाधिक लेगून झीलें कहां पर है? केरल के अंदर स्थित है। कृत्रिम क्या होती है? कृत्रिम और प्राकृतिक क्या होती है? देखो, कृत्रिम यानी कि किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई है, अपने आप नहीं बनी। हमने जिस चीज को बनाया है, मानव ने जो भी चीज, जो भी आविष्कार किए, जो भी जिसके अंदर मनुष्य का हाथ लग गया, वो समान समझ लीजिए क्या हो गया? कृत्रिम। इनकी मानव द्वारा जो चीजें निर्मित है वो सारी की सारी कृत्रिम है। और प्रकृति द्वारा अपने आप जो बनी हुई है वो सारी की सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक है। तो लेगून झीलें कहां पर होगी? हमेशा रेखा के ऊपर ही स्थित होगी। तो ये झीलें हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आते हैं जलप्रपात। ये भी हमने किए थे जलप्रपात भी लगभग, कोई 2-4 जलप्रपात हमने छोड़े हुए हैं। एक जलप्रपात मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, भारत का सबसे ऊंचा, जो गरसोपा महात्मा गांधी, ध्यान रखना, जो गरसोपा या महात्मा गांधी शरावती नदी पर कर्नाटक में 255 मीटर ऊंचा है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आज भी बहुत सारे एग्जामों में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी पीछे एक एग्जाम में इसको ना मानकर इससे भी ऊंचा एक और जलप्रपात है। लेगून को चिल्का नहीं, चिल्का झील एक प्रकार की लेगून झील है। चिल्का झील है, चिल्का झील क्या है? तट के ऊपर ही है। इनकी यहां उड़ीसा का तट है, यहां पर चिल्का झील बनी हुई है। तो चिल्का झील जो है ये किस प्रकार की झील है? इसका प्रकार तो कैसा है? लेगून या अनूप झील है। चिल्का झील को हम क्या कह सकते हैं? लेगून या अनूप झील कह सकते हैं। तो देखिए, जो गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात, ये शरावती नदी पर कभी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता था। जल्दी से बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? यहां पर लिख के छोड़ रहा हूं मैं, वर्तमान में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये नाम आपके लिए, ऊंचाई में लिख रहा हूं, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर और है केरल में। ये लो, इतना मैंने आपको दे दिया। किशोर जी और किसी को भी आंसर देने दीजिए। किशोर, एक एक बहुत बार लिख दिया आपने। सॉरी, केरल का नहीं है, कर्नाटक में है। कुच्चिकल। इंपॉर्टेंट है तो ये, वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुच्चिकल। कुच्ची, कुच्ची है ये। कुच्चिकल जलप्रपात।
वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कर्नाटक में स्थित है ये, कर्नाटक के अंदर स्थित है कुच्चिकल जलप्रपात, 455 मीटर ऊंचा। चलिए अब आगे चलते हैं। येना या मेना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में हमने लिखा था। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। धुआंधार का एक नाम और भी लिखा था हमने, कपिल धारा। धुआंधार को किस नाम से? कपिल धारा के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर था। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर था। पुनासा चंबल नदी पर था मध्य प्रदेश में। बिहार प्रपात टोंस नदी पर है मध्य प्रदेश में। 100 मीटर का है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है? 180 मीटर, और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। बिहार जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात हमने लिखा था स्वर्ण रेखा नदी पर। और थलैयार जलप्रपात कोडाई कैनाल नदी पर तमिलनाडु में है। तो ये हो जाते हैं भारत के प्रमुख जल प्रपात। ऊंचे वाला अच्छे से याद कर लीजिए, ऊंचे वाला बहुत बार पूछा जाता है। अगर कुच्चिकल ऑप्शन में तब तो ये करना है, ये ऑप्शन में नहीं आता है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन में ही नहीं आता है। तो कौन सा सही रहेगा? जो गरसोपाइया महात्मा गांधी रहेगा। कुच्चिकल ऑप्शन में आता है तो कुच्चिकल करना है हमें, अन्यथा जो गरसोपाइया महात्मा गांधी ही करेंगे। छोर जी, मैं अभी क्लास ऑफ होते ही अपलोड करवा दूंगा क्लास को। क्लास जी, आज की क्लास से शुरू करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली क्लासें हैं वो 2-3 जरूर देखो। जब तक नक्शा याद नहीं होगा, बेसिक बातें क्लियर नहीं होगी, तो आगे वाली बातें अपने आप समझ में नहीं आएगी। पहले बेसिक बातें क्लियर करेंगे। अब अपवाद अंतर का टॉपिक बीच में चल रहा है। इसमें 2 जलप्रपात, 3 और आगे। मेटूर जलप्रपात कावेरी नदी पर लिखा था हमने, कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। और मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत की प्रमुख नदियों पर स्थित झीलें, ये बात हम कर चुके हैं पहले भी, क्योंकि नदियां की है तो हमने झीलें लगभग लिख चुके हैं। नदियों पर झीलें लगभग लिख चुके हैं हम। वुलर झील झेलम नदी। सांबर झील, वैसे तो लूणी नदी लिख दिया है, लेकिन सांबर झील 5 नदियों से मिलकर बनती है। सांबर झील में 5 नदियां जल गिराती है। कौन कौन सी है वो देखिए, यहां पर मैं लिखा देता हूं आपको। रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेल और तुरतमती। तो ये 5 नदियां जो है ये जल गिराती है लूनी की बजाय। ये 5 नदियां याद रख लेना। सांबर झील 5 नदियां आकर बनाती है। पुष्कर झील लूनी नदी पर, सरस्वती नाले पर है। लोकटक झील बाराकर नदी है। लोकटक झील, बराकर नदी, उमियम झील उमियम नदी, चिल्का झील महानदी पर, कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी जहां डेल्टा बनाती है वहीं पर, गोविंद सागर सतलज नदी पर आ गई। अष्टमुदी झील पेरियार नदी पर। चूलहमू जहां से तिस्ता का उद्गम हुआ था। गुरु डगमर झील ये भी तिस्ता पर है। ओस्मान झील मूसी नदी, और मूसी नदी के किनारे क्या है? हैदराबाद है। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। ये पाठ हम स्टार्ट करेंगे कल। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। हाँ, जो सतनागर एकदम सही है।